Hello student, this is Pankaj Ziman, faculty member of SBS Law College, Shri Ganganagar. Now we are going to start another topic of the legal and constitution history of India, that is principle of justice, equity and good conscience. तो हम इस प्रिंसिपल को यहाँ पे पढ़ेंगे कि ये जस्टिस, इक्विटी, गुड कंसाइंस का प्रिंसिपल क्या है, ये क्या रूल है, इससे रिलेटेड जो है हम जो स्टडी यहाँ पे करेंगे। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस का कंसेप्ट आपने फैमिली लॉ में भी पढ़ा। फैमिली लॉ में मैंने आपको पढ़ाया कि मोस्ट ऑफ ब्रिटिशर्स जो थे इंडिया में जब आए एज ए जज, वो जहाँ पे थे, तो वो डिसीजन को हमेशा इक्विटी, जस्टिस, गुड कंसाइंस के बेस पे ही डिसीजन जो है दिया करते थे। इक्विटी, जस्टिस, गुड कंसाइंस क्या होता है? जब आपके पास कोई अवेलेबल लॉ नहीं होता। कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपके पास कोई लॉ नहीं होता जिसके बेस पे आपको डिसीजन कर सके। तो उस कंडीशन में आपको जो है, उस जज को जो है अपने दिमाग का, अपने डिस्क्रिशन का इस्तेमाल वहाँ, अपनी कंसाइंस का और का इस्तेमाल वहाँ पे करना पड़ता है कि ताकि दोनों ही पार्टियों के साथ गलत ना हो, जस्टिस दोनों पार्टियों के साथ हो, किसी के साथ अनजस्ट ना हो, अनबायस ना हो, और दोनों ही पार्टियों का हमें जो है इंटरेस्ट वहाँ पे देखना है। तो जब हमारे पास कोई लॉ अवेलेबल नहीं होता और जज जो है अपनी डिस्क्रिशन से, अपने दिमाग से जब फैसला करता है दोनों पार्टियों के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, जस्टिस, गुड कंसाइंस का कंसेप्ट बोलते हैं। देखिए, द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस हैज़ बीन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंपॉर्टेंस इन द जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड हिस्ट्री ऑफ लॉ। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है इसकी रही है, क्योंकि नंबर्स ऑफ टाइम हमारे पास लॉ अवेलेबल नहीं होता था। देखिए, आप अपने ऊपर कोडिफिकेशन लॉ पढ़ी, तो कोडिफिकेशन ऑफ लॉ का सबसे बड़ा नुकसान यही है कि जब आप लॉ को कोडिफाइड कर देते हैं, उसके सेट प्रिंसिपल्स लिख देते हैं, आप हर एक चीज़ को वहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसा पॉइंट रह जाता है जो आपने नहीं लिखा होगा। और जब उस लॉ में वो पॉइंट नहीं लिख रखा होगा और उसी से रिलेटेड मैटर कोर्ट में आ जाता है, तो फिर जज जो है वो क्या करेगा? जज का पहला काम जज का पहला काम होता है ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ही डिसीजन करना है जो कि लिख रखा है। लेकिन अगर लॉ तो लिख रखा है लेकिन उसमें उस पर्टिकुलर पॉइंट को मेंशन नहीं कर रखा, तो उसको अपने दिमाग का इस्तेमाल वहाँ पे करना पड़ता है। दैट इज कॉल्ड द इक्विटी, जस्टिस, गुड कंसाइंस का कंसेप्ट। दिस इज द प्रिंसिपल विच गिव्स द कंप्लीटनेस ऑफ द जस्टिस एंड हेल्प द जजेस एट द टाइम। तो ये जस्टिस को कंप्लीट करता है, जज को हेल्प भी करता है। व्हेन देयर इज लैक ऑफ सर्टन लॉ ऑफ जुडिशियल डिसीजन, जब आपके पास कोई लॉ अवेलेबल नहीं होता है। वेयर देयर इज नो डिटरमिन लॉ, the case are decided on the basis of equity, justice and good conscience. In this way, an alternate arrangement of the judicial administration analogous to the principle of natural justice. तो यहाँ पे आपके पास लॉ अवेलेबल नहीं होता, तो आपके पास ये अल्टरनेट होता है कि कैसे आपको वहाँ पे डिसीजन जो है करना है। अगर मीनिंग की बात करें तो जनरली अ यूनिवर्सल डेफिनेशन कैन नॉट बी मेड फॉर द प्रिंसिपल इक्विटी, जस्टिस, गुड कंसाइंस प्रायर टू द कोडिफिकेशन। इट वॉज वेरी हार्ड टू डिफाइन। तो कोडिफिकेशन से पहले तो इसको डिफाइन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। वेयर देयर इज ए नो लॉ, द प्रिंसिपल इक्विटी, जस्टिस, गुड कंसाइंस इज यूज्ड। एक ही चीज़ हम बोल सकते हैं, जहाँ पे लॉ नहीं होता था, जहाँ पे कोई पेट कानून नहीं होता था, कोई एक्ट नहीं होता था, कोई प्रोविज़न नहीं होता था, कोई रूल नहीं होता था, तो उस कंडीशन में हम इक्विटी, जस्टिस, गुड प्रिंसिपल को अलाउ यहाँ पे करते थे। सेम चीज़ है इब्राहिम बसी समत के केसेस में भी बोली गई है। अकॉर्डिंग टू सर हेनरी मैने के, देखिए आप, द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस इज सच विच मेक्स एप्लीकेबिलिटी द इंग्लिश लॉ आफ्टर मॉडिफाइंग इट अकॉर्डिंग टू द इंडियन कंडीशंस वेयर देयर इज नो लॉ ऑन द सब्जेक्ट। तो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, जस्टिस, गुड कंसाइंस एक ऐसा लॉ है, जब हम इंग्लिश लॉ को एप्लीकेबल करते हैं इंडियन सिचुएशन में, उसके बावजूद भी हमारे पास कोई लॉ नहीं होता है, तो हम इसको इक्विटी, जस्टिस, गुड कंसाइंस का कंसेप्ट बोलते हैं। वारेन हेस्टिंग ने अपने 1772 के प्लान में, आपने पढ़ा ऑलरेडी, वहाँ पे इक्विटी, जस्टिस, गुड कंसाइंस के मैटर को डिस्कस किया था। इट वाज प्रोवाइडेड दैट जुडिशियल डिसीजंस, judicial plans that the cases of Hindu and Muslims to be decided according to their personal law। वहाँ पे ये डिसाइड किया गया था कि हिंदू और मुस्लिमों के जो मैटर होंगे उनको उनके पर्सनल लॉ के बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा। हिंदुओं के पर्सनल लॉ अलग है, मैरिज से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, सक्सेशन से रिलेटेड, मुस्लिमों के अलग हैं। ट्रेडिशनल कस्टम एंड और उनके पर्सनल लॉ जो कि उनके ट्रेडिशंस हैं, उनके कस्टम हैं, उन्हीं के बेसिस पे उनके डिसीजन किए जाएंगे। और अगर वहाँ पे पर्सनल लॉ में भी उस मैटर के बारे में नहीं लिख रखा जो कि मैटर उनके सामने आया है, जज के सामने आया है, तो वो ऑन द बेसिस इक्विटी, जस्टिस, गुड कंसाइंस जो है फैसला वहाँ पे करेंगे। From the above discussion, it is clear that where there is no law in existence on a subject, that judicial decision is made on the principle of equity, justice, good conscience.
बट इससे भी क्लियर नहीं होता, इसकी क्लियर मीनिंग आपके सामने नहीं आता है। इक्विटी जैसे गुड कंसाइंस मीन्स एन इनमेंट इंसाइटमेंट, सच एन इंसाइटमेंट विच जस्टिफाइड, अनबाइज्ड एंड सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द बोथ पार्टी। तो इक्विटी जस्टिस ए गुड कंसाइंस का मतलब हम यहाँ पे ये निकाल सकते हैं कि ऐसे इंटाइजमेंट, ऐसा डिसीजन जो कि जस्टिफाइड हो, कानूनी हो, कोई पक्षपात ना हो और दोनों पार्टीज़ के इंटरेस्ट को सेव करे। क्योंकि कई बार आपके पास ना तो लॉ अवेलेबल होता है और जब आपको फिर अपने दिमाग से, अपने कंसाइंस से डिसीजन करना होता है तो हम आपको दोनों पार्टीज़ को ध्यान में रखना होता है, किसी एक पार्टी के साथ गलत ना हो जाए। डिसीज़न आपका अनबायस नहीं होना चाहिए और डिसीज़न में ये भी लगे कि जस्टिस हुआ है। अगर ये चीज़ें फॉलो की जाती हैं, दैट इज़ इक्विटी जस्टिस एंड गुड कंसाइंस का कंसेप्ट। ओरिजिन कहाँ पे हुआ था इसका? ओरिजिन की बात अगर हम करें तो नीदर द पीरियड ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल इक्विटी जस्टिस गुड कंसाइंस इज डिटर्मिन्ड नॉर इट मे बी सेड सर्टनिटी दैट व्हेन द प्रिंसिपल ऑफ ओरिजिनेटेड। तो ये क्लियर नहीं है कि ये कब जो है कब आया। नॉर्मली द ओरिजिन ऑफ दिस प्रिंसिपल मे बी कंसिडर्ड विद द जुडिशियल प्लान ऑफ द 1772। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में 1772 का जो वॉरेन हेस्टिंग का जुडिशियल प्लान आया था, वहाँ पे उसने इक्विटी जस्टिस गुड कंसाइंस की बात की थी। उसने बोला था कि हिंदुओं और मुस्लिम के जो डिसीजन होंगे वो ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल लॉ, उनके कस्टम ट्रेडिशन के बेसिस पे किए जाएंगे और उन पे अगर कोई कस्टम ट्रेडिशन भी नहीं है तो वहाँ पे फिर इक्विटी जस्टिस गुड कंसाइंस का इस्तेमाल जो है जजेस करेंगे, जो तो ज़्यादातर इंग्लिश ही होते थे। इन द प्लान ऑफ ईयर 1781 एम जो एम के बारे में पता है, फर्स्ट चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट थे जो कि कलकत्ता में थी। द प्रिंसिपल वॉज क्लियर मैंशनड, इट हैज़ बीन सेड दैट वेयर देयर इज ए नो लॉ custom or tradition as in the making decision in a case, the judges should decide the case on the basis of equity justice and good conscience। तो एमपी ने भी यही बोला था कि अगर किसी भी कोई भी मैटर जो कस्टम और ट्रेडिशन के बेसिस पे डिसाइड किया जाना चाहिए, अगर कस्टम और ट्रेडिशन वहाँ पे नहीं है तो फिर कोई भी डिसीजन जो है ऑन द बेसिस ऑफ इक्विटी जस्टिस गुड कंसाइंस के बेसिस पे ही दिया जाना चाहिए। किसी के साथ अनबाइज ना हो, दोनों पार्टीज़ के साथ जस्टिस हो, दोनों पार्टीज़ को बराबर की इंपॉर्टेंस वहाँ पे दी जाए। फर्दर इट मे बी अदर प्लान, दिस प्रिंसिपल वाज फॉलोज एज अ प्रोविज़न ऑफ बंगाल के जो प्रिंसिपल थे वहाँ पे ये फॉलो होता था, मद्रास का जो प्रोविज़न थे वहाँ पे भी ये फॉलो होता था, बॉम्बे के प्रोविज़न में ये फॉलो होता था। जितनी भी प्रेसिडेंसी थी वहाँ पे इन चीज़ों को फॉलो किया जाता था। नेक्स्ट आपके पास प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी जैसे कंसाइंस वाज मेड एप्लीकेबल इन मुफसिल रीजन अंडर द फॉलोइंग। मुफसिल रीजन जो था, जो सबसे छोटी कोर्ट्स जो होती थी, उनके क्षेत्राधिकार में, उनके जुरिडिक्शन में जो भी सिविल मैटर हिंदुओं से रिलेटेड, मुस्लिमों से रिलेटेड और अदर पर्सन के सिविल मैटर में भी जो है इक्विटी जस्टिस गुड कंसाइंस का प्रयोग किया जाता था, जहाँ पे लॉ अवेलेबल नहीं होता था। अब अगर हम इसके स्कोप की बात करें तो इक्विटी जस्टिस गुड कंसाइंस का स्कोप क्या है, ये कहाँ पे अप्लाई होता है? तो एक ही चीज़ में ध्यान रखनी है कि ये तब अप्लाई होता है व्हेन देयर इज ए नो लॉ, नो प्रोविजन, नो एक्ट अवेलेबल इन द कॉमन लॉ। कॉमन लॉ में अगर नहीं है तो as we have seen above that the principle of equity justice good conscience is utilized only when no provision exists on the subject in the common law, custom and traditions. In such cases the judge made finalize the case at their own discretion, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके, अपने जो है उसके अपनी इच्छा से। सो द स्कोप ऑफ प्रिंसिपल वॉज वेरी लिमिटेड। तो इसका स्कोप वेरी लिमिटेड है। अगर आपके पास लॉ अवेलेबल है, अगर आपके पास किसी भी मैटर में कोई लॉ अवेलेबल है या आपके पास कोई प्रोविज़न अवेलेबल है या कोई रूल अवेलेबल है या सब रूल अवेलेबल है, कुछ भी लॉ से रिलेटेड अगर आपके पास उस पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड है, तब आप इक्विटी जस्टिस गुड कंसाइंस का यूज़ नहीं करेंगे। इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी वैल्यूएशन कर लेते हैं तो इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ये अच्छा प्रूव्ड हुआ है फ्रॉम द अबव discussion. The importance of the principle of equity justice good conscience is self proved according to the Holdsworth. The utility of equity justice good conscience is there generally in the each era and time. हमेशा इसकी यूटिलिटी रही है, इंपॉर्टेंस रही है। दिस इज बीइंग कंसिडर्ड एज द इसेंशियल पार्ट ऑफ द जुडिशियल अरेंजमेंट। ये जुडिशियल अरेंजमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि आप हर एक चीज़ को जो है लॉ में लिख सकें, कोई ना कोई कमी तो रही जाएगी लॉ में। वेन एवर देयर इज़ नो लीगल अरेंजमेंट फॉर एनी मैटर देन द प्रिंसिपल वॉज बीइंग यूटिलाइज्ड एंड बीइंग यूटिलाइज्ड इवन टुडे। आज भी ऐसा होता है। इनहेरेंट पावर ऑफ द कोर्ट आर एन एविडेंस ऑफ द फाइनलाइजेशन ऑफ केस वेयर इज नो रूल ऑफ प्रोविजन अवेलेबल इन द कोर्ट और कोड कुड बी डन बाय द कोर्ट अंडर द। देखिए सीपीसी का सेक्शन अगर आप जो है 151 पढ़ें तो वहाँ पे जज को इनहेरेंट पावर्स दी गई हैं। इनहेरेंट पावर, इन पावर्स का क्या मतलब है कि जहाँ पे
सीपीसी में कोई पॉइंट या प्रोविज़न में क्लियर नहीं है तो आप उन पावर्स का यूज़ करेंगे। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, अगर आप इसको आगे देखना चाहें तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेक्शन 51 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड, द सेक्शन 482 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड मेंशन द रूल ऑफ इनहेरेंट पावर ऑफ द कोर्ट। तो कोर्ट को ये पावर दी गई है कि जहाँ पे लॉ अवेलेबल नहीं है, प्रोविज़न अवेलेबल नहीं है, तो आप अपने तरीके से सिस्टम को चला सकते हैं। तो इंडियन लॉज में इक्विटी जस्टिस और गुड कंसाइंस की इंक्लूजन हुई है। जैसे हमारे पास एक्ट है, इंडियन ट्रस्ट एक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ इक्विटी ही है। इसके अलावा इंडियन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्ट 1963, ये भी ऑन द बेसिस ऑफ इक्विटी ही है, ये पढ़ेंगे आप आगे। ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट भी इक्विटी के बेसिस पे ही है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सिविल प्रोसीजर कोड, हिंदू मैरिज एक्ट, ये ऑन द बेसिस ऑफ इक्विटी गुड कंसाइंस के बेसिस पे ही हैं। ये सारे सब्जेक्ट जो हैं इसी बेस पे बने हुए हैं कि लॉ अवेलेबल नहीं होगा तो उस सिचुएशन में जज को क्या करना है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।